जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक हमारा होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर होने वाले फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो होगा हार्मोनल कंट्रोल, मेल बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। और थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। देखिए, चलिए बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सबसे पहले एक डायग्राम है, ठीक है। ये एक डायग्राम कैसा है बोले, इसके अंदर ये पूरा डायग्राम अगर हम बोले तो ये डायग्राम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। किसका है ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल का डायग्राम है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। और उस लोब्यूल के अंदर, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक लोब्यूल जो होता है टेस्टिकुलर, लगभग कितने लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम लोब्यूल्स बोलते हैं एक टेस्टिस के अंदर। तो लगभग 250 के आसपास लोब्यूल्स होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1, 2 या फिर 3, है ना। तो डायरेक्ट बोला जाए 1 से लेकर के 3, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई थी। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये पूरा लंबा लंबा ऐसे पाइप होते हैं, लंबे लंबे पाइप से होते हैं। और इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। 2 टाइप्स की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इनको स्ट्रक्चर पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे आउटर वाला हमने पढ़ा, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो खाली जगह बचती है वहां पे भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। कौन से सेल्स? लीडिंग सेल्स, या फिर उनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, या टोटल ओवरऑल जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं उनको हम बोले तो वो होते हैं एंड्रोजन्स। तो ये एंड्रोजन्स को सेपरेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी के बीच में कुछ नलिकाएं भी होती हैं। नलिकाएं बोले तो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं। तो ये जो व्हाइट व्हाइट से दिख रही हैं आपको, ये रेड रेड कहीं कहीं पे, तो ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं, है ना। इस तरह के ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जो इसको लगातार न्यूट्रिशन वगैरह या फिर ऑक्सीजन जो भी है वो सप्लाई करने का, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने का कार्य करती हैं। अब ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको 3 दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। सबसे पहले ये है क्या? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की विशेष सेल्स होती हैं। पहली जो ये बड़ी बड़ी पिरामिडल सेल्स आपको इस तरीके से जो दिख रही हैं, ये जो सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स का नाम होता है सर्टोली सेल्स। सेल का नाम क्या होता है? सर्टोली सेल्स, ठीक है। आगे चल के इनका पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। फंक्शन होता है इनका, जो स्पर्मेटेड बना है, जो अभी अभी छोटा सा स्पर्म बना, स्पर्म की सेल्स बनी है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और साथ में जो ये जो सेल डिवाइड कर रही है बार बार क्या करने के लिए? स्पर्मेटेड बनाने के लिए, ठीक है। बार बार इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, इनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे चल के गैमेट का प्रोडक्शन कर सके, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो पहली सेल हो गई सर्टोली सेल। दूसरी जो लेयर लगी है सेल की इधर की तरफ, जो पिंक कलर से आपको दिख रही है, ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, या जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, या जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपने आप को पहले इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या करती है? ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं, साइज में मोडिफिकेशन करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। तो आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है यहाँ पे, या यहाँ पे दिख रही है जो व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट वाली सेल्स कैसी हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फिर से डिवाइड करेगी। क्या करेगी? फिर से डिवाइड करेगी और बनाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये यहाँ पे जो दिख रही है आपको थोड़ा सा येलो कलर की, ये जो मैं जिसके ऊपर पेन चला रहा हूँ, या यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनेगी? बोले एक स्पेशल प्रकार का डिवीजन होता है जिसका नाम होता है मियोसिस। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, या फिर इसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो जब इनके बीच में रिडक्शनल डिवीजन होगा तब जाकर क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब ध्यान से सुना, अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस 2 स्टेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड।
अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से एक बार डिवीजन होता है और यहाँ पे जब इसके अंदर की तरफ जो सेल्स ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रही हैं ग्रीन कलर की सेल्स, है ना, तो ये जो सेल्स बन के तैयार होती हैं, ये सेल्स बन के तैयार होती हैं, इनका नाम होता है स्पर्मेटिड। क्या नाम होता है? स्पर्मेटिड। अभी जो स्पर्मेटिड बनी है ये कब बनी है? जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ है। मियोसिस सेकेंड के बाद स्पर्मेटिड बनती है और स्पर्मेटिड एक जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, वन स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बनती हैं। कितनी? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड बन के तैयार होती हैं। अब ये स्पर्मेटिड होती हैं वो जनरली सर्कुलर इन शेप होती हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में होंगी। अभी ये स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं ली है, ठीक है, अभी ये स्पर्म जैसे नहीं दिखेंगी। अब जो ये स्पर्मेटिड बनी है, ये स्पर्मेटिड क्या करती हैं? धीरे से किसके अंदर चली जाती है? जो सर्टोली सेल्स आपको दिख रही है बड़ी बड़ी सी, इसमें 3 सर्टोली सेल, इसमें भी 3 और इसमें 2 दिख रही है बड़ी बड़ी सर्टोली सेल्स। इन सर्टोली सेल्स के अंदर वो क्या हो जाती है? इम्बेडेड हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती हैं और वहां पे अपने आप को अब मॉडिफाई करेंगे। किसके रूप में? एक स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के रूप में अपने आप को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर स्पर्मेटोलाइसिस बोलते हैं, या फिर स्पर्म डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस कहां पे होती है? सर्टोली सेल्स के अंदर होती है। सर्टोली सेल का काम और भी होते हैं। सर्टोली सेल के 2 काम और होते हैं। पहला काम तो ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दूसरा काम ये है कि ये इस पर्टिकुलर जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स हैं, इस सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं। और थर्ड काम ये है कि यहां से एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिसका नाम होता है इनिबिन हार्मोन, जो आगे चल के एफएसएच को फीडबैक देता है, ठीक है, निगेटिव फीडबैक देता है। डायरेक्ट बोले तो निगेटिव फीडबैक उसको रोकने का काम करता है एफएसएच हार्मोन को। तो इस तरीके से इनमें काम होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से स्टार जैसे, ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। आगे चल के ये हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है एंड्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन। सबसे मुख्य उसमें हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, पूरा कंप्लीट होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे मैंने फिर से लिख दिया। तो आशा करता हूं यह आपको अच्छे से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि टेस्टिस के अंदर एक लोब में किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर की जो पोजीशन होती है, जो सेल्स होती हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, किस तरीके से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो मैंने आपको यहाँ से जर्मिनल एपिथेलियम से लेकर के फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और लास्ट में स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस बताई, और इसके बाद फिर स्पर्मेटोजोआ जो बताया, ये पूरी जो प्रोसेस थी इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप कभी एक बार कमेंट करके बता दिया करिए कि हाँ सर आपका टॉपिक्स जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी चीजों में डाउट आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर और अच्छे तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो बना करके फिर समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के एक एक पॉइंट, जो पॉइंट मैंने बोले सब वही पॉइंट दिए हैं, बस मुझे यहाँ पे एक बार पढ़ दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट छप जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि ध्यान से सुनना, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यही है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और इसी के अंदर फंक्शन होना, कौन सा फंक्शन होना? स्पर्मेटोजेनेसिस होना है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। 2 तरीके की सेल्स होती हैं। पहली कौन सी सेल्स होती है? सर्टोली सेल्स होती है। दूसरे टाइप की जो सेल्स होती है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहला देखो यहाँ पे दिया जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरे नंबर पे सर्टोली सेल दिया। तो जर्मिनल एपिथेलियम को हम मेल जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोगोनिया तो हालांकि ये अपने आप को फिर डेवलप करती है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। इसकी सेल्स कैसी होती है? जनरली इस प्रकार की होती है, क्यूब ऐसे सेल्स होती हैं, क्यूब के आकार की होती हैं, ऐसे इस तरीके की सेल्स मौजूद होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स बोलते हैं। इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। ये डिवाइड करती है, पहले माइटोटिक डिवीजन करती है, बाद में फिर उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको मियोसिस बोलते हैं। तब जाकर के क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, या उसी प्रोसेस को, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती है? इनको हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यही भरण और पोषण का कार्य करती है, उसके बच्चा और पोषण का कार्य करती है, ठीक है। इट इज अ लार्ज
पिरामिडल सेल्स। कैसी सेल्स होती है? क्योंकि इसका आकार ही कैसा होता है, एक पिरामिडल सेल्स होती है, इस तरीके से पिरामिड के जैसे आकार होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और आगे फंक्शंस की बात करते हैं। इसका फंक्शन मैं वैसे बता चुका हूं। पहला पॉइंट है नरिशमेंट का कार्य करती है, दूसरा पॉइंट मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, और लास्ट में आता है इट मतलब लास्ट की जो प्रोसेस होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट वाली जो प्रोसेस है, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर स्पर्म डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोलिसिस। वो प्रोसेस कहां पे होती है? इन्हीं सर्टोली सेल्स के अंदर होती है। लास्ट में एक और प्रोसेस आती है, ये इनिबिन हार्मोन रिलीज करता है, जो जाकर के क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको? एफएसएच को देता है, ठीक है, उसके फंक्शंस को नेगेटिव फीडबैक देता है। लास्ट में अब आते हैं हम किसमें आते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। देखो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये सर्टोली सेल के अंदर की कहानी पढ़ रहे थे। अब हम सर्टोली सेल से बाहर की तरफ जो खाली जगह है, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये सर्टोली सेल का हमने पढ़ लिया। अब ये सर्टोली सेल्स के बाहर वाला जगह जो है, ये पूरा जगह जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हैं, तो अब हम इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर उनको हम लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। इट इज फाउंड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इनका नाम इसलिए पड़ा इंटरस्टिशियल क्योंकि ये जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन दोनों से 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम से बुलाते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच और आईसीएसएच बोल दीजिए, चाहे इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल दीजिए, या फिर उसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से बोलते हैं। तो इसके अंडर में क्या करती है, इट सेक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। कौन सा सेक्रेट करती है? इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन को सेक्रेट करती हैं, जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है। अब इसमें भी सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो मेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरस्टिशियल के बारे में। अब हम नए टॉपिक से आगे, नए टॉपिक में अब इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। जैसे अगर ये सब पूरी प्रोसेस चल रही होती है, तो किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं पूरी प्रोसेस को। तो अगर ये प्रोसेस पढ़ना है हमें, इस पर हार्मोन कंट्रोल पढ़ना है, तो हार्मोन कंट्रोल ठीक है हम पढ़ लेंगे, पर हम पहले इसके एक और टॉपिक है हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले हम कोशिश करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करें, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस अभी जो हमने पढ़ा था, जब हम सेलुलर फेस्टिवल्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो अल्टीमेटली लास्ट तक कहाँ पहुंचती है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म तक पहुंचती है। ठीक है, तो हम कंप्लीट करते हैं पहले उस चीज को। चलिए देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट ऑकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए जर्मिनल एपिथेलियम हमने वहां पे पढ़ा था, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर थी इस तरीके से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, यहाँ पे सर्टोली सेल्स थी, और यहाँ की जो सेल्स थी, ये सेल्स है ना, ये जो आइट साइड सेल्स अटैच थी, क्यूबोइडल सेल्स है ना, तो इन सेल्स को हमने क्या बोला था? जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है? अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लाई कैसे करेगी? बाय माइटोटिक डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और उससे क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करेगी? ग्रोथ फेज में जाएगी। ठीक है, इसको 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। ध्यान से इधर देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, पहले जब माइटोटिक डिवीजन करता है, बार बार अपनी संख्या बढ़ाता है, उस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर जब ये संख्या बढ़ जाती है, तो इसमें से अपने आप साइज बढ़ाएंगे कोशिकाएं, ये जो है ये अपने आप को साइज बढ़ा करके क्या करेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में लाएंगी। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? तो इस फेज को हम क्या नाम से जानेंगे? ग्रोथ फेज के नाम से जानेंगे। और लास्ट में फिर अब इसमें क्या होगा? एक्चुअल में मियोसिस होगा या मियोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन बोले लास्ट वाला जो फेज होता है, उसको मैच्योरेशन फेज के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अब जो लास्ट हमारे पास सेल आई है, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो अपने आप को मैच्योर करते हुए लास्ट में किस में कन्वर्ट करेगी? स्पर्म में या फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया बनी, अपना साइज इंक्रीज करी, किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसकी पोलरिटी देखिएगा, पोलरिटी के नंबर कितना? 1। हम अभी एक सेल लेके चल रहे हैं इस साइड में। ठीक है, और इसकी पोलरिटी कितनी है? बोले पोलरिटी कितनी है? 2n है। 2n बोले तो डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा? डिवीजन होगा। फर्स्ट इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। 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 मियोटि
आप मियोटिक डिवीजन लिखिए चाहे मियोसिस लिख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, बनेगी क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फिर से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि जो पहला वाला मियोसिस होता है वो कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। एक्चुअल में कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट या मियोटिक डिवीजन फर्स्ट क्या होता है, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोलैरिटी होती है वो हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इसकी वजह से जो सेल थी ये डिवाइड करके क्या बना लेगी, 2 सेल बना लेगी, ठीक है। डिवाइड करके कितनी बना लिया, 2 सेल बना लिया। अब ध्यान से सुनना, अब इस दोनों सेल में फिर से एक डिवीजन होगा जिसका नाम होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। मियोसिस लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, छोटा हो जाएगा। मियोसिस, सेकेंड मियोसिस होता है। और सेकेंड मियोसिस होने के बाद इनमें से 2 सेल बनेगी और इसमें से भी 2 सेल बनेगी। अब ये जो 4 सेल बनी, ये चारों सेल क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटिड कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, ये स्पर्मेटिड कहलाएंगी। अब ये स्पर्मेटिड अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में। यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस शामिल होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस शामिल होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, ये सर्टोली सेल के अंदर होती है, ठीक है। जेनेसिस, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, स्पर्मेटेलियोसिस। स्पर्मेटेलियोसिस, स्पर्मेटेलियोसिस। और फिर इसी को एक और हम नाम से जानते हैं, स्पर्म डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस तरीके के नाम से हम जानते हैं। तब जाकर के ये प्रोसेस कहां पे होगी, सर्टोली सेल के अंदर होगी। तब जाकर के स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। अब जैसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से ये सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा, कहां पे, सेमिनिफेस्टिबुल्स। जो सेमिनिफेस्टिबुल्स है यहाँ से निकल के फिर से इस ल्यूमेन में, खाली जो जगह है इस ल्यूमेन में जाएगा, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो एट लास्ट में ध्यान से देखना, एट लास्ट में हमें कितनी सेल मिली, 4 सेल मिली। 4 की चारों सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में। तो लास्ट में कितने स्पर्म मिलेंगे, हमें 4 स्पर्म मिलेंगे और 4 की चारों कैसे हो जाएंगे बेटा, हेप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी बॉडी में चल रही होती है। कब चल रही होती है, जैसे प्यूबर्टी हमारी खत्म होती है, हम रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं, 14 से 15 साल की एज के बाद में हम रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस चालू हो जाती है। नॉर्मली हार्मोनल कंट्रोल होती है पूरी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर, वैसे या तो एंजाइमेटिक कंट्रोल होती है या फिर हार्मोनल कंट्रोल होती है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसी, हार्मोनल कंट्रोल है। अब ये कैसे कंट्रोल होती है, अब हम हार्मोनल कंट्रोल में आते हैं। तो ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस थी। आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। हार्मोनल कंट्रोल में सबसे पहले जो बात आती है हाइपोथैलेमस से शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एड्रिनो हाइपोफाइसिस होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके लिए एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, जिसका नाम होता है GnRH। फुल फॉर्म बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होगा GnRH। GnRH क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसकी गोनेडोट्रॉप्स की जो सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनका नाम होता है गोनेडोट्रॉप्स। उन गोनेडोट्रॉप्स सेल्स के ऊपर क्या करेगा, वो एक्ट करेगा ये हार्मोन। और जैसे उनके ऊपर एक्ट करेगा तो उन कोशिकाओं से क्या बनवा करके रिलीज करवाएगा हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसका नाम होता है GTH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। पूरा नाम क्या है बेटा इसका, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन रिलीज करवाएगा। जैसे हार्मोन रिलीज होगा तो ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ठीक है। पहला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है FSH और जो दूसरा हार्मोन होता है उसका नाम होता है LH, ठीक है। पहले हम FSH की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जो FSH होता है
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से आता है, फुल फॉर्म इसका होता है। और एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसी को हम आईसीएसएच बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो फॉलिकुलर हार्मोन होता है ये जा करके जो सर्टोली सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स की कोशिकाओं के अंदर एक्ट करता है। डायरेक्ट बोलिए सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर एक्ट करता है। अब सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक जो लंबी वाली सेल्स होती हैं, बड़ी सी सेल्स होती है, पिरामिडल सेल्स होती है, उसका नाम होता है सर्टोली सेल्स। और जो क्यूबाइडल सेल्स होती हैं, क्यूबाइडल शेप की बहुत सारी अलग आउटसाइड सेल्स चिपकी होती है दीवार से, उनका नाम क्या होता है, जर्म, मेल जर्म सेल बोलते हैं। तो उन सेल्स में जाकर के एक्ट करेगा। ध्यान से सुना, सर्टोली सेल्स इट स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स की जो सेल्स होती है उनको हम क्या करता है, उत्तेजित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन क्या करता है, दोनों जगह कार्य करना चालू कर देता है। मतलब ये जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं कार्य करना चालू कर देती हैं। अगर ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को, तो सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करवाएगी जिसका नाम होता है इनिविन। और वहीं पे अगर ये जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर एक्ट करता है तो वहां पे प्रोसेस से क्या बनेगा, यहाँ पे एक प्रोसेस करवाएगा जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से लास्ट में क्या होगा, स्पर्म बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। किधर की तरफ, एफएसएच वाले। अब बात आती है एलएच या फिर आईसीएसएच की। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फुल फॉर्म है। ये क्या काम करेगा, जाकर के जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर जाकर के एक्ट करेगा, या लीडिंग सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। और जब उनके ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन, जो मैंने बताया था, एंड्रोजन। एंड्रोजन में भी सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, मेन हार्मोन होता है। तो यहाँ से हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसका नाम होता है एंड्रोजन, या फिर मुख्यतः हार्मोन की अगर बात करें तो वो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। चलो, ये प्रोसेस हो गई, रिलीज हो गई। क्या लगातार अगर ये रिलीज होता जाएगा तो हमारी बॉडी में एडवर्सली इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हार्मोन्स देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा जाती तो भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर कम हो जाती तो भी उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही, मान लेते हैं चल रही, अच्छी बात है। पर इस समय के साथ अगर लगातार ऐसे चलती रहेंगी तो बहुत ज्यादा इनहिबिन बन जाएगा, बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, और बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा, एंड्रोजन का हार्मोन का बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जब एंड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी फिर अलग तरीके से बिहेव करना चालू कर देगी। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी उसको एडवर्सली कंट्रोल भी करती है, एडवर्सली अफेक्ट ना करे, उसको निगेटिव फीडबैक दे करके उसको कंट्रोल करती है। अब कैसे करती है, देखिए यहाँ पे जो इनहिबिन हार्मोन आया है, ये इनहिबिन हार्मोन जाकर के 3 जगह नेगेटिव फीडबैक देगा। देखिए फर्स्ट ध्यान से सुनना, जैसे जाएगा तो जाकर के नेगेटिव फर्स्ट फीडबैक कहाँ देगा, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन सा, एफएसएच हार्मोन है, इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, एफएसएच को देगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को देगा। ठीक है, दूसरा नेगेटिव फीडबैक कहाँ देगा, ये जो गोनेडोट्रॉप्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहीं पर भी जाकर के एक्ट करेगा, और गोनेडोट्रॉप से एफएसएच जो जीटीएच है उस जीटीएच को रिलीज नहीं होने देगा। तो नेगेटिव फीडबैक कहां पे देगा, सेकंड वाला यहाँ पे दे देगा। और लास्ट में जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला जाकर सीधे हाइपोथैलेमस में देगा। कहां देगा, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस में जैसे देगा तो वहां से जीएनआरएच जो हार्मोन निकल रहा है वो हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। जब वो हार्मोन नहीं निकलेगा तो आगे की जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीटली हो जाएगी, थोड़ी समय के लिए ब्लॉक हो जाएगी, जब तक कि इसका प्रभाव दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनहिबिन होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है। अब इधर बात करते हैं, अगर हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने लगता है तो इसका भी नेगेटिव फीडबैक आता है, ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है। सेम इसी प्रकार से जैसे इसने दिया, फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक कहां देगा, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन था। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पे डायरेक्ट फीडबैक देगा। उसके बाद जो दूसरा फीडबैक होगा वो यहाँ पे देगा, और थर्ड वाला फीडबैक फिर जाकर के हाइपोथैलेमस में देगा। तो इस तरीके से 3 जगह पे ये भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये है पूरी मैकेनिज्म, किस तरीके से हार्मोन कंट्रोल होता है। तो जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये प्रोसेस भी इसी हार्मोन कंट्रोल के अंतर्गत आती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टोटली कंट्रोल्ड होती है, किसके अंतर्गत बोले, हार्मोनल कंट्रोल के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनल कंट्रोल का स्पर्मेटोजेनेसिस से या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके बैलेंस से डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है या कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं जितने टॉपिक्स थे अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, है ना, और दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।